हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप क्लासेस, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है एम.टी. वासुदेवन नायर के व्यक्तित्व एवं सृजनात्मकता का परिचय दीजिए। आज के वीडियो में हम इस क्वेश्चन के आंसर को जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मलयालम कहानी के मुधरने कथाकार एम.टी. का जन्म 9 अगस्त 1933 को केरल के पोन्नानी तालुक के कुट्टलूर नामक गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम अम्मालू अम्मा और पिता का नाम टी. नारायण नायर था। एम.टी. का पूरा नाम एम.टी. वासुदेवन नायर है। 4 भाइयों में सबसे छोटे एम.टी. का स्वभाव काफी जिद्दी था। अपनी इसी आदत के कारण वह सदैव विद्यालय में अच्छी तरह पढ़ने और प्रथम आने के लक्ष्य में लगे रहते थे। एम.टी. ने सन 1942 में कुमरनल्लूर स्कूल से 14 वर्ष की उम्र में 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की। एम.टी. के पिता श्रीलंका में एक भारतीय कारोबार कंपनी के प्रबंधक थे। माँ भी पिता के साथ ही रहती थी। बच्चों की मलयालम भाषा और केरलीय संस्कृति के माहौल में परवरिश होने के कारण माँ केरल आ गई। अपने छोटे बेटे के प्रति माँ का वात्सल्य सबसे ज़्यादा था। पालक्काड़ विक्टोरिया कॉलेज में पढ़ाई के दौरान जब एम.टी. की माँ बुरी तरह बीमार पड़ी, उन्हें उपचार के लिए मद्रास ले जाया जा रहा था। वासु भी माँ से मिलने पालक्काड़ रेलवे स्टेशन गए। सबसे माँ खुशी से विदा ले रही थी, लेकिन वासु को देखते ही सिसक पड़ी। सन 1953 में एम.टी. ने बीएससी करने के बाद पालक्काड़ के प्रतिष्ठित एम.बी. ट्यूटोरियल कॉलेज में अध्यापक बन गए। उस कॉलेज के मालिक मलयाली नामक मासिक पत्रिका प्रकाशित करते थे। एम.टी. भी इस पत्रिका के लिए लिखने लगे। उनका उपन्यास आधी रात व दिन का प्रकाश इसी पत्रिका में प्रकाशित हुआ। उन्होंने कॉलेज में काम करने के साथ साथ जिला बोर्ड स्कूल में लीव वैकेंसी में अध्यापक पद का कार्यभार भी संभाला। कुछ समय ब्लॉक विकास कार्यालय में ग्राम सेवक के पद पर भी नियुक्त रहे। सन 1956 में मलयालम के प्रतिष्ठित साप्ताहिक मातृभूमि के यह संपादक बने और 1968 में संपादक बन गए। 1981 में सेवानिवृत्ति के बाद साहित्य सृजन में संलग्न रहे थे। 1988 में मातृभूमि के सभी प्रकाशनों के संयुक्त संपादक का कार्यभार उन्हें सौंपा गया। साहित्य के साथ साथ एम.टी. फिल्म वित्तीय निगम, फिल्म सेंसर बोर्ड, फिल्म इंस्टीट्यूट, केरल साहित्य अकादमी, केंद्र साहित्य अकादमी आदि संस्थानों से भी जुड़े रहे। वह केरल तुचंग स्मारक समिति के अध्यक्ष भी थे। एम.टी. मलयालम कहानी के विकास के तीसरे दौर के प्रतिनिधि रचनाकार हैं। उनकी पूर्व पीढ़ी
तक्षी शिवशंकर पिल्ले की थी, जो मार्क्सवादी दर्शन से प्रभावित थी। तक्षी की रचनाएं यथार्थवाद के ठोस धरातल पर गठित थी। वह गरीब, शोषित एवं मेहनती वर्ग के पक्षधर थे। वह वर्ग समाज को बदलना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अपनी सृजनात्मकता को माध्यम बनाया। तक्षी ने अछूतों और मछुआरों की जिंदगी को सृजनात्मक आयाम दिया। एमटी ने पूर्व पीढ़ी और अपनी पीढ़ी के सृजनात्मक अंतर लिखा। पहले की कहानियों में इंसान का पेट ही दर्शित था, वही बोलता था। अब दिल ज्यादा बोलता है। एमटी की पीढ़ी ने व्यक्ति की आंतरिक दुनिया में कदम रखा, व्यक्ति मन की गहराइयों को ज्यों का त्यों रचनाओं में उतारा। यह पूर्व साहित्यिक परिवेश के प्रति प्रतिक्रिया ही थी। एमटी की पूर्व पीढ़ी के तक्षी, बशीर, पोटकाट आदि रचनाकारों ने व्यक्ति से विमुख होकर सामाजिक एवं आर्थिक परिप्रेक्ष्य में समस्याओं के मूल्यांकन करने एवं हल की कोशिश की थी। एमटी द्वारा रचित 16 कहानी संग्रह अब तक प्रकाशित हो चुके हैं। एमटी ने काव्य रचना भी की, उपन्यास भी लिखे, परंतु उनका मन कहानी में ही रमा। सन 1948 में मद्रास से प्रकाशित पत्रिका चित्र केरल में उनकी पहली कहानी विशु के निट्टम प्रकाशित हुई। सन 1953 में न्यूयॉर्क हेराल्ड, द हिंदुस्तान टाइम्स तथा मातृभूमि के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कहानी प्रतियोगिता में उनकी कहानी पालतू जानवर पुरस्कृत हुई और वह कहानीकार के रूप में मशहूर हो गए। इसमें उन्होंने सर्कस के तंबुओं में अपनी जिंदगी कुर्बान करते कलाकारों की त्रासद जिंदगी को दर्शाया था। अंधेरे की आत्मा व कुट्टी दीदी के प्रकाशन के बाद मलयालम के वे प्रथम श्रेणी के कथाकारों में सम्मिलित हो गए। 1953 में उन्होंने अपना पहला उपन्यास आधी रात और दिन का प्रकाश लिखा था। प्रसिद्ध कहानीकार एनपी मोहम्मद के साथ उन्होंने अरब सोना उपन्यास की रचना की। उन्होंने अपने प्रिय कहानीकार हेमिंग्वे पर हेमिंग्वे के अध्ययन नामक किताब लिखी। मानव परछाई व भीड़ में अकेला उनके यात्रा वृतांत है। गोपुर द्वार में उनका ख्याति प्राप्त नाटक पारसमणी और दया नामक लकड़ी उनकी बाल साहित्यिक कृतियां हैं। उनकी पटकथाएं भी प्रकाशित हो चुकी थी। एमटी के उपन्यास नालू केटू का हिंदी में 2 अनुवाद हो चुके हैं। कृष्ण मेनोन ने हवेली और पद्मिनी मोनेन ने 4 दीवारों से नाम से उनका अनुवाद किया। मंजू का तुषार नाम से हफसत सिद्दीकी ने काल का उसी नाम से एनपी कुंटक पिल्ले असुर वित्ती उपन्यास का डॉक्टर राधामणी के शौतन का औलाद डॉक्टर के.एस. मानी ने रट्टा मुइशिम का दूसरी बारी नाम से अनुवाद किया। डॉक्टर कृष्णन नंपियार की तरफ से अंधेरे की आत्मा और वानप्रस्थ नामक से 2
अनूदित कहानी संग्रह भी प्रकाशित हुए। केरल साहित्य अकादमी ने उनकी कहानी हवेली को पुरस्कृत किया। इसके बाद अकादमी की तरफ से कहानी संग्रह और फिर 1982 में उनका नाटक गोपुर द्वार में पुरस्कृत हुआ। सन 1970 में उन्होंने उपन्यास काल के लिए केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। दूसरी बारी उपन्यास के लिए केरल का प्रसिद्ध वेलार अवार्ड प्राप्त हुआ। वह केरल के भट्टवर्ग अवार्ड से भी सम्मानित हैं। सन 1995 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से विभूषित हो गए। टीएस की प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक एवं पटकथा लेखन के रूप में है। सन 1963 में उन्होंने फिल्म क्षेत्र में कदम रखा। उनकी पहली पटकथा पुरपणेशु में सौंदर्य, कला व व्यापार का संतुलित सामंजस्य है। सन 1973 में उन्हें अपनी कहानी पर आधारित फिल्म निर्मल्यम के लिए राष्ट्रपति से स्वर्ण पदक मिला। इस फिल्म का निर्देशन भी उन्होंने ही किया था। पटकथा लेखन के लिए वह 4 बार राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत हो चुके हैं। उनकी पटकथाएं अधिकांशतः अपनी रचनाओं पर ही आधारित है। अंधेरे की आत्मा, दीदी सुकृतम, उत्तर केरल की वर गाथा प्रमुख पटकथाएं हैं। वैशाली पुरुंचन, ताश्वर, पंचाग्नि सद्यम, पर्यण आदि फिल्मों के लिए भी उन्होंने पटकथा तैयार की। ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता एसके पोटकाट की कहानी पर कट्व नामक फिल्म बनाई, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत हुई। अपने उपन्यास मंच पर भी उन्होंने फिल्म बनाई है। ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता तक्षी पर उन्होंने एक वृत्त चित्र भी तैयार किया। खून से सनी मिट्टी, धूप और चांदनी, दर्द के फूल, तेरी याद में, अंधेरे की आत्मा, तरंग और तीर, कुट्टी दीदी, खोए हुए दिन, बंधन, पतन, एमटी की चुनिंदा कहानियां, दरस सलाम, अज्ञात का अनबना स्मारक, फिर अभय की तलाश में, स्वर्ग खुलने का वक्त, वानप्रस्थ आदि एमटी के प्रमुख कहानी संग्रह है। एमटी का रचना कोश विशाल है, जिससे मलयालम साहित्य अत्यंत समृद्ध हुआ है। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यही खत्म होता है, जिसमें हमने जाना एमटी वासुदेवन नायर के व्यक्तित्व एवं उनकी सृजनात्मकता के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।